क्या आपको पता है कि जियो ब्लैक रॉक ने अपने 8+ फंड लॉन्च कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 फंड जियो ब्लैक रॉक ने अपने लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। और अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, आप भी इंतजार कर रहे थे कि भाई जियो का फंड लॉन्च हो और वहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक ने अपने 8 फंड तो लॉन्च कर ही चुके हैं और एक एक्टिव फंड लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसका NFO भी आने वाला है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन जो अभी तक 8 फंड लॉन्च हो चुके हैं और जो फंड नवा लॉन्च होने वाला है, इनमें से जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उनके मन में एक सवाल उठता है कि भाई कौन सा फंड हमारे लिए सही है, इस फंड में कितना रिस्क हो सकता है और इस फंड की परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है और किसके लिए ये फंड ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। तो लोग इसी कंफ्यूजन में बने रहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि जियो ब्लैक रॉक ने अपने कौन कौन से फंड लॉन्च किए हैं और कौन कौन सा फंड किसके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ये फंड लॉन्च होने हैं या जो फंड लॉन्च हो चुके हैं, तो कौन कौन से फंड लॉन्च किए गए हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। साथ में हर फंड में कितना रिस्क संभव है, ठीक है। हमें ये जानना जरूरी है कि भाई किसी चीज़ में अगर हम पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट करें, तो हमें संभावित रिस्क भी समझना जरूरी है। ऐसे अंधेरे में तीर तो नहीं चलाएंगे, तो इसीलिए हमें रिस्क भी समझना जरूरी है। नया फंड कैसे काम करेगा, जो भी फंड लॉन्च होने वाले हैं या फिर जो फंड लॉन्च हो चुके हैं, ये फंड कैसे काम कर रहे हैं, इनका बेंचमार्क क्या है, कितना रिस्क इसमें शामिल है, सारी चीज़ों को इसमें समझेंगे। साथ में कौन सा फंड किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए सही है, यानी कौन सा फंड कौन चुन सकता है। मतलब अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो हम किस तरीके का फंड चुन सकते हैं, या फिर हमारे फ्रेंड्स को इन्वेस्ट करना हो तो वो किस तरीके से फंड अपना चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखने के बाद आपका क्लियर होने वाला है। तो बिना देर के वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आप चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लगभग कितने लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ही टॉपिक बात कर लेते हैं, जैसे कि जियो ने अपने कौन कौन से फंड लॉन्च किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जियो ने सबसे पहला फंड लॉन्च किया था, यहाँ पे डेट कैटेगरी लॉन्च किया था, ठीक है। डेट कैटेगरी फंड इसने लॉन्च किया था। अब इस डेट कैटेगरी में कौन कौन से फंड थे, तो यहाँ पे दोस्तों ये फंड था पहला ओवरनाइट फंड, ठीक है, ओवरनाइट फंड था। और दूसरा था दोस्तों यहाँ पे लिक्विड फंड, ठीक है, लिक्विड फंड। एंड तीसरा फंड था मनी मार्केट फंड, ठीक है, मनी मार्केट फंड। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये 3 फंड लॉन्च किया गया था जो कि डेट कैटेगरी का फंड था। ये फंड किन के लिए सही है, कौन यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे इन्वेस्टर ये होते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, हमें आगे पैसों काम है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हमें पैसों का काम लगने वाला है। तो ऐसे लोग जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, उनके लिए ये फंड सही है, चाहे ओवरनाइट फंड हो, लिक्विड फंड हो या मनी मार्केट फंड हो। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए फंड होते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई जल्दी पैसे निकालना चाहता है तो निकाल सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फंड होते हैं, डेट कैटेगरी के फंड होते हैं। अब यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में पैसे निकालोगे तो आपको कि भाई शॉर्ट टर्म में तो रिस्क भी होता है मार्केट में, लेकिन ये क्योंकि डेट कैटेगरी के फंड है तो आपके पैसे इक्विटी सेक्टर में नहीं लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका यहाँ पे रिस्क है ये ऑलमोस्ट नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आपके पैसे डेट कैटेगरी में लगाए जाते हैं। अब उनके लिए फंड सही है जो अपने पैसे को पार्किंग करना चाहते हैं, पार्क करना चाहते हैं। अब पार्किंग का मतलब ये है कि जैसे उनको पैसे का आगे काम लगने वाला है और कुछ समय के लिए अपने पैसे को यहाँ पे रखना चाहते हैं कि भाई हमारे पैसे थोड़े बहुत ग्रो भी होते रहे, उनके लिए फंड ठीक है। तो जियो ने अपना यहाँ पे 3 फंड डेट कैटेगरी में लॉन्च किया था सबसे पहले। अब बात करते हैं कि इस फंड को लॉन्च करने के बाद में ना जियो कितने पैसे इकट्ठा किए थे, ठीक है, जो जियो ब्लैक रॉक की AMC है, कितने पैसे मार्केट से उठा लिए थे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर और कौन कौन से फंड यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। तो ये तो डेट कैटेगरी के फंड हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड पे, ठीक है। इंडेक्स फंड भी लॉन्च किए गए थे जियो की तरफ से। पहला दोस्तों यहाँ पे था, ठीक है, निफ्टी 50।
देखिए जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसका ये पूरा नाम है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में ले देता हूँ ताकि यहाँ पे समय आपका बचे। तो पहला फंड था निफ्टी 50 इंडेक्स, दूसरा दोस्तों यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, और तीसरा फंड यहाँ पे निफ्टी मिड कैप, ठीक है, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, और चौथा फंड यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, ठीक है। मैं अभी सारे का डिटेल आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे पांचवा फंड यहाँ पे निफ्टी GSEC 8 से 13 साल, ठीक है। ये क्या है अभी आपको आगे हम समझाते हैं। सबसे पहले फंड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्स फंड है निफ्टी 50, मतलब यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसका ये पूरा नाम है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। दूसरा फंड दोस्तों जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये है। अब इस दोनों में अंतर क्या है? जो निफ्टी 50 है ये भारत की टॉप 50 कंपनी जो आती हैं, नंबर 1 पे आती हैं, इनको यहाँ पे निफ्टी 50 कैटेगरी में रखा जाता है। तो उन्हीं कंपनी के इंडेक्स को ये फॉलो करता है निफ्टी 50 इंडेक्स। जो निफ्टी नेक्स्ट 50 ब्लैक रॉक का है, यहाँ पे जो निफ्टी 50 के बाद वाली 50 कंपनी जो है उन्हें निफ्टी नेक्स्ट 50 कहा जाता है। तो ये दूसरा इंडेक्स है। तीसरा इंडेक्स दोस्तों निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, ये जो मिड कैप कैटेगरी कंपनीज 150 में आती हैं उनको ये इंडेक्स फॉलो करता है। चौथा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल इंडेक्स, जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं, यहाँ पे 250 के बाद वाली जो कंपनी आती है उनको स्मॉल कैप कहा जाता है, और उन्हीं के इंडेक्स को ये फॉलो करता है। और पांचवा फंड दोस्तों निफ्टी GSEC 8 से 13 साल वाला, ये क्या है? यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। मैं यहाँ पे GSEC का फुल फॉर्म आगे आपको बताऊंगा। ये फंड कैसे काम करता है, कहाँ पे आपके पैसे लगाता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। निफ्टी GSEC 830 ईयर जो इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पर भी लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। और मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस भी देना चाहूंगा जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा कि अगर अपने एक्सपोजर को आप रखना चाहते हो, आप यंग हो, आप बुजुर्ग हो, तो कौन कौन से फंड को कितना एक्सपोजर आपको रखना बेटर आपके लिए हो सकता है, अभी लास्ट में बोनस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बार कहना चाहूंगा ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो किया जा रहा है, ठीक है। आगे हम समझेंगे। अब दोस्तों इन फंड के लॉन्च होने के बाद में, ठीक है, मैं जुलाई तक का डेटा बता रहा हूँ। ये जो 3 फंड डेट कैटेगरी के और यहाँ पे 5 फंड इंडेक्स फंड, ठीक है, इंडेक्स कैटेगरी के, ये 5 और 3 8 फंड लॉन्च हो चुके हैं। इन लॉन्च होने के बाद में जो जुलाई का डेटा दोस्तों यहाँ पे 17,800 करोड़ ये जियो के ब्लैक रॉक AMC ने इतना पैसा अपना इकट्ठा कर लिया, ठीक है। जियो के ब्लैक रॉक ने 17,800 करोड़ का फंड अपने सारे फंड में जोड़ लिया था जुलाई तक के डेटा के हिसाब से। और दोस्तों उसके बाद भी AUM साइज बढ़ते ही हैं, तो यहाँ पे उसके बाद भी AUM साइज बढ़ चुके होंगे। यहाँ पे आपने देखा कि जो जियो ब्लैक रॉक का फंड है, यहाँ पे 8 फंड लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो 9वां फंड लॉन्च होने वाला है, लोग कह रहे हैं कि पहला एक्टिव फंड है जो कि लॉन्च होने वाला है, तो इसका क्या मायने हैं, कैसे परफॉर्मेंस दे सकता है और कौन सा फंड है, ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों जो 9वां फंड इसकी बात हो रही है, तो ये फंड जियो ब्लैक रॉक का फ्लैक्सी कैप फंड, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जियो ब्लैक रॉक, ठीक है, इसका फ्लैक्सी कैप फंड है। इसके मैंने वीडियो भी किया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जियो ब्लैक रॉक का ये फ्लैक्सी कैप फंड है। अब फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का मतलब क्या है? देखो मैंने उस वाले वीडियो में बताया था कि फंड लॉन्च कब होने वाला है। तो इस फंड का जो NFO है 23 तारीख को ये ओपन हो रहा है, ठीक है, 23 सितंबर को, और 7 अक्टूबर का इसका NFO क्लोज हो जाएगा। तो ये जो फंड लॉन्च होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे परफॉर्मेंस दे सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं, जो फ्लेक्सी के फंड होते हैं ये एक बाध नहीं होते, किसी एक कैटेगरी में फंसे नहीं रहते, ये आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप भी और स्मॉल कैप भी, ठीक है। एक फ्लेक्सी कैप अपने पैसे को लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में भी इन्वेस्ट करता है और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करता है। ये किसी एक कैटेगरी के लिए बात नहीं कि भाई मुझे इसमें ही इन्वेस्ट करना है या फिर मुझे इसमें ही करना है या फिर मुझे इसमें ही करना है। फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है कि फ्लेक्सिबल होता है, ये तीनों में इन्वेस्ट करता है और आपके एक्सपोजर का 65% से लेके 100% तक ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है। 65% से लेके 100% तक इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे 0 से लेके 35% ये डेट में इन्वेस्ट करता है। अब आप कहोगे भाई 65 to 100% यहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा तो डेट पे क्या इन्वेस्ट करेगा? देखिए 65% इसके लिए बात है कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, ये रूल है। 65% आपके पैसे को इक्विटी सेक्टर में ही लगाना है
उसके बाद जो 35% पैसा बचा है इसको आपको डेट में रखना है। अगर आपको डेट में नहीं रखना है, अगर मार्केट में अच्छा मौका दिख रहा है आपको, तो वहाँ से पैसे लेके आप यहाँ पे इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। पूरा 100% पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 65% इक्विटी में आपके पैसे लगते हैं। अब यहाँ पे आपके पैसे तो इन्वेस्ट होते हैं, बाकी कुछ हिस्सा जैसे 10% आप मान सकते हो ये रेट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉन्ड होते हैं वहाँ पे आपके पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, 5-10% यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन 65% पैसे आपके इक्विटी सेक्टर में ही लगाए जाते हैं। अब ना सबसे मजेदार अगर आपको बात बताऊं तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे तैयार है ना, वो ज़्यादातर अलादीन के दम पे तैयार हो रहे हैं कि भाई जियो ब्लैक का जो फंड आ रहा है, यहाँ पे एक अलादीन नाम का एक ऐसा AI सिस्टम है जो कि आपके पैसे को सही जगह पे लगाता है। तो इसीलिए लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो जियो ब्लैक रॉक की AI टेक्नोलॉजी काम करेगी, और यहाँ पे सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी यानी SAE मतलब डेटा प्लस टेक्नोलॉजी प्लस फंड मैनेजर, ये तीनों कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद में किसी फंड को सेलेक्ट किया जाएगा, AI सिस्टम से डेटा लिया जाएगा, प्लस उसको फंड मैनेजर सही तरीके से देखेगा, उसके बाद एनालाइज करके फिर वहाँ पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, आप यहाँ पे मिनिमम 5 मिनट से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम आप चाहो तो 5 मिनट से अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और इसका बेंचमार्क दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। ठीक है, इसका बेंचमार्क है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे एग्जिट लोड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डेटा है मैं आपके लगा दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कितना एग्जिट लोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फंड यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, ये फंड किन के लिए सही हो सकते हैं, मतलब किस उम्र के लोग यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने साल तक हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे हर फंड के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो आती है डेट कैटेगरी के फंड, जो यहाँ पे ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, ये सब फंड है। यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहाँ पे रिस्क की बात करते हैं तो 10 में से समझ लीजिए कि 1 से 2 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको रिस्क देखने को मिल सकता है, मतलब बहुत ही कम नॉमिनल रिस्क यहाँ पे देखने को। ठीक है, किसके लिए यहाँ पे सही है, जो इमरजेंसी के लिए फंड रखना चाहते हैं, जो इमरजेंसी फंड अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए फंड ठीक है, या जो शॉर्ट टर्म पार्किंग लिए पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कम समय के लिए, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल आपको बताया, जैसे किसी की शादी अगले 3 महीने बाद होने वाली है, तो अगर वो अपने पैसे को थोड़ा सा ग्रो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं जो निफ्टी 50 वाले इंडेक्स फंड है, यहाँ पर कौन अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है और किसमें यहाँ कितना यहाँ पे रिस्क है। तो रिस्क की सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पे मीडियम रिस्क आ जाता है, 3-4 यहाँ पे आता है 10 में से। और किसके लिए फंड सही है, जो शुरुआत करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने की, जो अभी मार्केट में नए आए हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए फंड ठीक ठाक हो सकते हैं, जिनका होराइजन लगभग 4 से 5 साल के आसपास में, क्योंकि निफ्टी 50 है भाई, 1-2 साल में रिटर्न ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश आप ये करो कि 4 से 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करो, तो उनके लिए ये फंड ठीक हो सकता है। और जैसे अभी आप शुरुआत करना चाहते हो और आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो 500 से 1000 की आप SIP शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, और 4 से 5 साल आप होराइजन अपना रख सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 जो अगला फंड है, यहाँ पे जो रिस्क है थोड़ा सा और बढ़ जाता है, यानी लगभग 5 से 6 के बीच में आ जाता है रिस्क 10 में से। और किसके लिए सही है, जिसको ग्रोथ भी चाहिए और थोड़ा बहुत रिस्क लेके ज़्यादा ग्रोथ लेना चाहता है, क्योंकि निफ्टी 50 के बाद वाली जो कंपनी है 50 नेक्स्ट कंपनी, उन्हीं में आपके पैसे लगाए जाते हैं। इसका होराइजन कम से कम 6 साल के आसपास आपका होना चाहिए, 6-7 साल। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में। जो मिड कैप कैटेगरी के इंडेक्स है वहाँ पे आपके पैसे जो लगाए जाते हैं, यहाँ पे जो रिस्क लेवल है ये 6 से 7% के बीच में आ जाता है अगर हम 10 में से देखें। किसके लिए सही है, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 8 से 10 साल उनका टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट करने का, उनके लिए मिड कैप फंड ठीक हो सकता है। और एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो जो अभी जॉब शुरू की हैं, अभी उनके पास इन्वेस्टमेंट का लंबा टाइम है अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये भाई जब बात आती है स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने की, तो यहाँ पर रिस्क आपका बढ़ जाता है। तो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपको ये जानना चाहिए कि भाई स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क की बात करते हैं तो 8 से 9 आ जाता है 10 में से। और किसके लिए सही है, जो यंग जनरेशन है, जो नए लोग हैं, हाई रिस्क लेके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड सुटेबल हो सकता है। और 10 साल से कम आप SIP ना करें तो ही बेहतर है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हर महीने 500-1000 रुपये की SIP कर रहे हैं
हैं तो अगले लॉन्ग टर्म तक आप करते रहो, शॉर्ट टर्म के बारे में आप मत सोचो अगर आप किसी भी स्मॉल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी G-Sec, जो मैंने आपको बताया कि 8 से 13 साल वाला जो फंड है, ये क्या फंड है, कैसे आपके पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं। देखिए G-Sec का मतलब क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पैसे लगाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर वाली कंपनीज होती है, यहाँ पे आपके इस फंड के थ्रू पैसे लगाए जाते हैं। अभी इसको और डिटेल में आपसे समझेंगे आप, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो जिससे आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। तो इसका जो रिस्क रेशियो दोस्तों यहाँ पे 3 to 4 के बीच में आ जाता है 10 में से। ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता है। इसके लिए फंड सही है जो सेफ साइड देखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए फंड सुटेबल हो सकता है। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसका होराइजन है 3 साल से लेकर 7 साल 8 साल इन्वेस्ट, तो आपको इस फंड की बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं जो नवा फंड लॉन्च होने वाला है, यानी फ्लेक्सी कैटेगरी, जो पहला एक्टिव फंड बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो भाई यहाँ पे रिस्क आपका बढ़ जाता है। 10 में से 6 से 7 के बीच में आपको यहाँ पे रिस्क देखने को मिलता है। साथ में किसके लिए सही होगा, जो नए लोग एक्सपीरियंस्ड करना चाहते हैं, जो अपने पैसे ग्रो कराना चाहते हैं, खास करके जिनको AI बेस्ड टेक्नोलॉजी पे भरोसा है और लॉन्ग टर्म उनके पास होराइजन है 8 से लेकर 10 साल, उनके लिए फंड ठीक ठाक हो सकता है, परफॉर्मेंस आगे अच्छा दे सकता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, पास की परफॉर्मेंस नहीं है, जिसकी वजह से आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपको एलोकेट करना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो कैसे यहाँ पे हम रख सकते हैं। देखो मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा समझते हैं यहाँ पे, जैसे कोई रिटायरमेंट होने वाला है, जो बुजुर्ग है, इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना पैसा रख सकता है, जैसे डेट फंड में 60% अपने पैसे को होल्ड कर सकता है, और गवर्नमेंट सेक्टर फंड में यहाँ पे लगभग 25% पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और निफ्टी 50 में लगभग यहाँ पे 15% पैसा अपना यहाँ पे रख सकता है, जिसकी वजह से उसका रिटायरमेंट थोड़ा सा ठीक ठाक हो सकता है। जो बैलेंस रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो नॉर्मल या मध्य रिस्क वाले हैं, यहाँ पे डेट कैटेगरी में लगभग 30% अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। निफ्टी 50 में लगभग 30%, निफ्टी 50 एंड मिड कैप मिला के लगभग 25%, और फ्लेक्सी कैप नया है क्योंकि यहाँ पे ये 10% पैसे लगा सकता है, और स्मॉल कैप में लगभग 5%, जो मध्यम रिस्क वाले हैं। और थोड़ा सा एग्रेसिव है, जो युवा है, वो 10 से 15 साल अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो निफ्टी 50 या नेक्स्ट 50 में लगभग 40% पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और मिड कैप में 25% पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, स्मॉल कैप में 20%, और फ्लेक्सी कैप में 10%, डेट में 5%। ये एक ओवरव्यू है पोर्टफोलियो का, ठीक है, अगर ताकि आपको समझ में आ सके कि अपने एक्सपोजर कैसे में रखना चाहिए। अब दोस्तों जरा समझ लेते हैं जो G-Sec वाला फंड आपको बताया ये कैसा फंड है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि इस चैनल का बेस यही है कि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना रह जाए, और जो भी जानकारी आपको दी जाए ना, उसको आप अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओ, समझ पाओ, और समझ के अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओ, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीजें समझाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। समझते हैं G-Sec क्या है। G-Sec का मतलब दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी जो भारत सरकार जनता से पैसे उधार लेती है उसके लिए एक बॉन्ड जारी करती है, यानी एक पर्ची निकालती है, और इन्हें ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं आपको ही किसी काम के लिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, और आप बैंक से उधार लेते हो, तो बैंक कहता है कि भाई आगे हमें अगले साल या फिर 2-3 साल में जितना भी आप समय के लिए लेते हो उधार, तो बैंक कहता है कि भाई मुझे 1 लाख के बदले 1,30,000 रुपए हमें चाहिए। और यही काम सरकार बड़े लेवल पे करती है, वो जनता से पैसे लेती है, बदले में कहते हैं कि आपको 8 साल बाद 10 साल बाद जो आपको पैसे दिए जाएंगे, ये आपके पैसे मूलधन वापस तो किए ही जाएंगे, साथ में जो आपका ब्याज है ये भी आपको जोड़ के दिया जाएगा। और जो ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, जो इंडेक्स फंड, ये कैसे काम करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जियो ब्लैकरॉक का G-Sec फंड है 8 से 13 साल, ये आपके पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाता है, जिनकी मैच्योरिटी लगभग 8 साल से 13 साल की है। इसके फायदे कुछ है, कुछ नुकसान यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फायदा क्या है दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड में लगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिस्क जो है ये ऑलमोस्ट 0 हो सकता है। साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको फिक्स्ड ही होता है जब तक कि इंटरेस्ट रेट चेंज ना हो, और इक्विटी मार्केट गिरे तो भी यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई बहुत बड़ा फर्क देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे नुकसान क्या है इसको समझते हैं। तो G-Sec बॉन्ड जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करने से जो इक्विटी जैसा जो रिटर्न चाहते हैं वहाँ पे भाई नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि इक्विटी में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे रिटर्न भी हमें ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, यहाँ पे आपको उतना अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता, और जो इंटरेस्ट रेट अगर घटता बढ़ता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड जो है वहाँ पर भी आपके
रिटर्न में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है। और इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, जैसे इन्फ्लेशन 7% 8% हो गया और जो इसका बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है ये कम ही रहा तो आपका यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है बीट नहीं हो पाता। तो किन के लिए ये फंड सही है? जो सेफ और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं उनके लिए ठीक ठाक हो सकता है, जो रिटायर्ड लोग हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए ठीक हो सकता है, और जो पोर्टफोलियो में थोड़ा स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं उनके लिए ठीक हो सकता है। दोस्तों जियो के ये थे 8 फंड जो कि मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल समझाने की कोशिश किया। डेट फंड, इंडेक्स फंड और अब लॉन्च होने वाला दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड जो कि एक्टिव फंड माना जा रहा है। तो अगर यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सारी डिटेल्स पढ़कर, समझकर, अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर कोशिश ये करें कि आप सही तरीके से समझें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की आप सलाह लेके अपना इन्वेस्टमेंट करें, उनका सपोर्ट से इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको रिस्क बहुत ही कम हो। दोस्तों ये भी फंड लॉन्च होने वाले हैं जो अभी नए नए फंड हैं, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी पीछे का नहीं है। हम एक अनुमान लगाते हैं पास्ट के रिटर्न को देखकर, लेकिन यहाँ पे पास्ट का रिटर्न कोई नहीं देखने को मिल रहा है। हम इनके सिमिलर फंड को देखते हैं, जिस तरीके से उनके सिमिलर फंड ने जैसे जिस बेंचमार्क को ये फॉलो कर रहे हैं उसी बेंचमार्क किसी और फंड ने फॉलो किया है, तो जिस बिहार पर उसने रिटर्न बना के दिया उसके इर्द गिर्द ये भी रिटर्न बना के दे सकते हैं, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, थोड़ा सा हमें ओवरव्यू मिल जाता है, बस यही होता है। तो अगेन मैं कहना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके अपना इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एएमसी नया है, फंड नया है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आंख बंद कर लगाने पे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो पूरी रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सो आई होप ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई कि नहीं एक कमेंट में बताइएगा। और मैंने अभी जो फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च होने वाला है, बहुत सारे लोग इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो भी किया था फ्लेक्सी कैप के बारे में, तो वहाँ पे पूछा था कि अगर आपको फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिटेल में जानना है कि ये कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है, कि इसका ओवरव्यू हम देखें, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं इसके अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगली वीडियो अगर आपको चाहिए, हालांकि वीडियो आएगी ही, लेकिन अगर आप कमेंट कर दोगे फ्लेक्सी कैप कमेंट बॉक्स में तो ये वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा फ्लेक्सी कैप और मैं आपको इस पर वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो इसे पे आ सकती है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके कि भाई इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे सही रह सकता है कि नहीं रह सकता। अगर मैं आपको कहना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ना जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।